हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस आई फायर बॉल को ऑब्जर्व करने की वजह से वांग लिन के हेमली पल के अंदर फायर एट्रीब्यूट की पावर भी आ गई थी, जिसकी वजह से वांग लिन का हेमली पल भी अपग्रेड होकर ट्रांसफॉर्म हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन अपने हेमली पल से होता हुआ उन फायर बीस्ट से बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो फायर बीस्ट अभी भी वांग लिन के हेमली पल का पीछा कर रहे थे, क्योंकि आज तक उन फायर बीस्ट ने कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ा था। और ये सब देखकर वांग लिन भी सोचते हुए अपने मन में कहता है, तो अब मैं समझा ये फायर बीस्ट कल्टीवेटर्स को पकड़ कर यहाँ क्यों लाते हैं। असल में ये बीस्ट उन कल्टीवेटर्स की पावर का यूज करते हुए अपने बीस्ट किंग की पावर को बढ़ाना चाहते थे, ताकि इनका बीस्ट किंग एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि इस वोल्केनो के ऊपर लगी हुई सील को तोड़कर इन सभी को आजाद करवा दे। पर अब तो उनका जो किंग था उसे तो मेरे हेमली पल ने ऑब्जर्व कर लिया है, और अगर मेरा हेमली पल ऐसा ना करता तो मेरा यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल होता। लेकिन ये मुसीबत तो अभी भी मेरा पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही। लेकिन वांग लिन की इन बातों के दौरान उन फायर बीस्ट ने अब वांग लिन के हेमली पल के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जिसका सीधा असर हेमली पल के अंदर बैठे हुए वांग लिन के ऊपर ही हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वांग लिन यहाँ पे नहीं रुकता, और वो काफी तेज से मूव करते हुए आखिरकार उस वोल्केनो से बाहर आ ही जाता है। जहाँ जैसे ही वो फायर बीस्ट वांग लिन का पीछा करते हुए उस वोल्केनो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो उस वोल्केनो के ऊपर लगी हुई सील के साथ टकराकर वहीं पे गिर जाते हैं, जो देखकर वांग लिन भी चैन की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है ये सील भी थी, वरना ये फायर बीस्ट इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। और ये कहकर वांग लिन वहाँ से जाते हुए खुद से ही कहता है कि अब मुझे किसी सेफ जगह पे ये लिन टाउ का वेट करना होगा, और जैसे ही वो मुझे कंट्री मैप ला कर देगा, उसके बाद मैं जितना जल्दी हो सकेगा इस फायर बर्निंग किंगडम से निकल जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अपने शिकार को अपने हाथों से निकलते हुए देखकर वो फायर बीस्ट भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसलिए वो सभी फायर बीस्ट मिलकर गुस्से से उस सील के ऊपर अटैक्स करने लगते हैं। और उन सभी के एक साथ अटैक की वजह से उस सील में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उस वोल्केनो वाले एरिया में काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे फायर बर्निंग किंगडम के सभी क्लैंस ने भी महसूस कर लिया था। और तभी हमें एक क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक ओल्ड मास्टर जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, वो ये सब देखते हुए कहता है कि वो फायर बीस्ट एक बार फिर से पलट चुके हैं, और इस वजह से उन वोल्केनोस के ऊपर लगी हुई सील्स भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर अपने पीछे खड़े हुए दो एल्डर से पूछता है, तो तुम दोनों के इस बारे में क्या ख्याल है। जिसपे उनमें से एक एल्डर कहता है कि मुझे उम्मीद है इस बात की खबर अब तक सभी क्लैंस तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो हमें तो पता चल ही गया है कि वो फायर बीस्ट एक बार फिर से पलट चुके हैं। और इस बार मुझे लगता है कि हमें उन सभी फायर बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए पहले से भी ज्यादा पावर की जरूरत होगी। पर अगर फायर बर्निंग किंगडम के सभी क्लैंस मिलकर काम करे तो फिर उन फायर बीस्ट को संभालना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। और अभी वो एल्डर ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे जी उनकी मास्टर आते हुए कहती है, फायर बीस्ट फायर स्पिरिट के साथ पैदा होते हैं, इसलिए उन सभी को सिर्फ आइस एट्रीब्यूट से ही रोका जा सकता है। और हमारे इस पूरे फायर बर्निंग किंगडम में सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसके अंदर आइस एट्रीब्यूट की पावर है, इसलिए अब मुझे लगता है कि सिर्फ वही पर्सन ही हमें इन फायर बीस्ट से बचा सकता है। उस लेडी मास्टर की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ा वही एल्डर जो कि असल में उसका भाई था, वो उसे तसल्ली देते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है। वहीं वहाँ पे खड़ा दूसरा मास्टर उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी हमें उस पर्सन की जरूरत है, क्योंकि अभी उन वोल्केनोस के ऊपर लगी हुई सील्स सिर्फ कमजोर हुई है, इसलिए हम लोग अभी भी उन सील्स की पावर को बढ़ाते हुए उन्हें दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से खड़े रहकर बातें करने से अच्छा है कि हम लोग अभी जाकर उस सील को रिपेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए सबसे पहले मेरा क्लैन उस सील के पास जाएगा उसे दोबारा से रिपेयर करने के लिए। और ये कहकर वो मास्टर गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ से जाते हुए अपने दोनों एल्डर से कहता है कि मेरा ऑर्डर पास करवाते हुए सभी को बता दो, सभी क्लैंस के मास्टर्स अपने अपने डिसेबल्स को लेकर जितना जल्दी हो सके उन वोल्केनोस के पास पहुंचे उस सील को दोबारा रिपेयर करने के लिए, ताकि हम लोग टाइम रहते ही अपने इस फायर बर्निंग किंगडम को बचा सके। जिसपे वो दोनों भी उस ओल्ड मास्टर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके एंसेस्टर। उसके बाद हमें बर्निंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग मरे हुए थे, और वहाँ पे बैठे एक छोटा बच्चा उन सभी की लाशों को देखते हुए डर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे वही डेविल सोल आकर उसे और भी ज्यादा डराते हुए कहता है, फाइनली अब मैं जिसे चाहे खा सकता हूँ। और ये कहकर जैसे ही वो डेविल सोल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी अचानक ही वहाँ पे वांग लिन की कॉन्शियसनेस एनर्जी उसे अपने अंदर जगाड़ते हुए उसे वापस वांग लिन के पास ले जाने लगती है। और उस डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी ने उस डेविल सोल को लाकर सीधा वांग लिन के सामने पटक दिया था। और एक बार फिर से वांग लिन को अपने सामने देखकर वो डेविल सोल भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वांग लिन और फायर बेस्ट को चकमा देते हुए उनसे भी बच जाएगा, क्योंकि आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं आया था, फिर चाहे वो उसकी तरह एक नेसेट सोल लेवल का कल्टीवेटर ही क्यों ना हो। वहीं वांग लिन जो वहाँ पे बैठा अपने हेमली पल की मदद से कल्टीवेट कर रहा था, उसे भी अब यहाँ पे अपने हेमली पल के अंदर दो एट्रीब्यूट्स की पावर महसूस हो रही थी, जो महसूस करके वांग लिन अपनी आंखें खोलते हुए अपने मन में कहता है, हेमली पल के अंदर अब दो एट्रीब्यूट्स की पावर तो आ चुकी है, और उसी के साथ तीसरे यानी वुड एट्रीब्यूट भी अपने हाफ लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 5 एलिमेंट्स की पावर्स को एक साथ लाने के लिए अभी दो और एट्रीब्यूट्स यानी मेटल और अर्थ की भी जरूरत पड़ेगी। और मैं तो ये भी नहीं जानता कि जब इस हेमली पल के अंदर 5 एलिमेंट्स की पावर आ जाएगी तो फिर ये हेमली पल कैसी पावर शो करेगा। और यही सब सोचते हुए वांग लिन अपने हेमली पल को वापस रख लेता है, जिसके बाद वो एक कोल्ड लुक के साथ धीरे धीरे उस डेविल सोल की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो डेविल सोल डर के मारे उसके सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। जिसपे वांग लिन कोल्ड टोन में उसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि अब अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वही के वही खत्म कर दूंगा। जिसपे वो डेविल सोल भी उसके सामने झुकते हुए कहता है, ओके ओके मास्टर, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। लेकिन उसी के साथ
साथ वो डेविल सोल अपने मन में ये भी कह रहा था कि आखिर ये लड़का वहाँ से बचकर आ कैसे गया और आ भी गया था तो इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया। इसका मतलब है कि इस लड़के के अंदर बहुत अजीब अजीब पावर्स है। वही वांग लिन यून चाई से मिली हुई दोनों टेक्निक्स को बाहर निकालता है, जिसमें एक 6 लेवल की सूरज टेक्निक थी जिसे पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए वांग लिन को लोगों को मारना पड़ता, क्योंकि इस टेक्निक की पूरी पावर को यूज करने के लिए डेली किसी एक पर्सन को मारना जरूरी था। इसलिए वांग लिन को ये टेक्निक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और जब डेविल सोल को ये बात पता चलती है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए वांग लिन को डेली एक पर्सन को मारना होगा, तो वो अपनी लालच में आकर वांग लिन को वही टेक्निक सीखने के लिए कहने लगता है, क्योंकि अगर वांग लिन डेली एक पर्सन को मारेगा तो उसे उस पर्सन की सोल खाने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ईविल टेक्निक थी और इसने आखिर में यून चाई का साथ भी नहीं दिया था, इसलिए वांग लिन उस टेक्निक को छोड़ देता है। इसलिए वांग लिन अर्थ एस्केप टेक्निक की तरफ बढ़ता है और उस जेट स्लिप को पकड़कर वांग लिन सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मास्टर सीतू ने मुझे एक बार बताया था कि अर्थ एस्केप टेक्निक 5 एलिमेंट्स की 10 एस्केप टेक्निक्स में से एक है और एंशिएंट टाइम्स में तो इस टेक्निक को किसी सुपरनेचुरल पावर से कम नहीं माना जाता था। और भले ये एक रियल अर्थ एस्केप टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास कोई एक सिंगल एस्केप टेक्निक भी नहीं है। इसलिए अभी के लिए यही टेक्निक मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। वहीं वो डेविल सोल तो अभी भी वांग लिन को वही सूरज टेक्निक चूज करने के लिए असिस्ट कर रहा था, जो देखकर वांग लिन उसे एक कूल लुक देता है। और वांग लिन का ये गुस्से वाला रूप देखकर ही वो डेविल सोल वहाँ पे डर के मारे चुप हो गया था। इसके बाद वांग लिन वहीं पे बैठकर उसी अर्थ एस्केप टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके टोटल 4 स्टेप्स थे। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही टाइम में उस अर्थ एस्केप टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया था, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे खड़ा होकर खुश होते हुए कहता है कि ली यंग की ये बॉडी तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका मतलब है ली यंग के अंदर काफी ज्यादा अमेजिंग टैलेंट था, जो कि मेरी पिछली वाली बॉडी से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक अर्थ एस्केप टेक्निक जिसे एक हाई लेवल की टेक्निक माना जाता है, उसे सीखने में भी मुझे अब ज्यादा देर नहीं लगी। उसके बाद हमें दोबारा उसी वोल्केनो एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ क्लैन के एल्डर्स और कल्टीवेटर्स मिलकर अपनी अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उस सील को दोबारा रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उन लोगों ने आइस क्रिस्टल की पावर का यूज करते हुए उस सील को रिपेयर कर भी लिया था, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और अभी अभी वहाँ पे जिस कल्टीवेटर ने आइस क्रिस्टल की पावर का यूज करते हुए उस सील को रिपेयर किया था, वहाँ पे मौजूद बाकी सभी कल्टीवेटर्स उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, सीनियर ब्रदर आप वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि हम लोग तो पिछले 15 दिनों से इस सील को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आपने तो सिर्फ कुछ ही देर में सील को पहले की तरह रिपेयर कर दिया। और ये कहकर वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अभी वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वो फायर बीस्ट उस सील फॉर्मेशन को तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं, जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद किसी भी कल्टीवेटर को अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इन फायर बीस्ट ने इतनी ज्यादा पावरफुल सील फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया। क्या ये फायर बीस्ट वहाँ पे रहते हुए धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। पर अभी वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनमें से एक फायर बीस्ट ने अचानक आगे बढ़ते हुए उसी सीनियर कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे वो सीनियर कल्टीवेटर रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर वो उस फायर बीस्ट के अटैक को नहीं रोक पाता। इसलिए वो सीधे वहाँ से उस फायर बीस्ट समेत नीचे गिर गया था, जो देखकर उसके साथी कल्टीवेटर्स चिल्ला चिल्लाकर उसे वहाँ से भागने के लिए कहने लगे थे। लेकिन उसी के साथ उन सबको खुद भी वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि उनके पीछे भी काफी सारे फायर बीस्ट आ गए थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस वोल्केनो की तरह बाकी सभी वोल्केनोस की सील भी धीरे धीरे टूटने लगती है, जिनसे देखते ही देखते सभी फायर बीस्ट आजाद होते जा रहे थे। और बर्निंग सिटी में दूर से खड़े होकर लीकिंग और मूवैन भी ये सब देख रहे थे। और मूवैन जिसका दिल बहुत ज्यादा अच्छा था, वो ये सब देखकर परेशान होते हुए अपने भाई लीकिंग से कहती है, ब्रदर ये सभी वोल्केनोस तो एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे फायर बर्निंग किंगडम में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिनसे हमारे जैसे कल्टीवेटर्स तो किसी तरह से बच भी जाएंगे, पर ये मोटल्स क्या करेंगे जिनके अंदर कोई पावर नहीं है। जिस पे लीकिंग भी आगे आकर मूवैन को तसल्ली देते हुए कहता है कि ये सब तो हेवन की मर्जी से हो रहा है और ये तो एक न एक दिन होना ही था, क्योंकि वो फायर बीस्ट फायर स्पिरिट के साथ पैदा होते हैं और वो फायर बीस्ट भी लावा में रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और इन मोटल्स को तो छोड़ो, पिछली बार तुम्हें याद ही होगा कि जब उन फायर बीस्ट ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो हमारे जैसे कल्टीवेटर्स भी उनसे नहीं बच पाए थे। और ये सब कहते कहते लीकिंग यहाँ पे अपनी बहन मूवैन की तरह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पर तभी अचानक ही मूवैन को अपने मास्टर का पैगाम मिलता है, जिसमें वो अपने सभी डिसेबल्स को वापस अपने क्लैन में बुला रहे थे। और ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से काफी तेजी से अपने क्लैन की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद हमें लियू हेमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियू हेमन क्लैन के सभी डिसेबल्स आए हुए थे, लेकिन वहाँ पे उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी मास्टर ने अचानक ही उन्हें इस तरह से क्यों बुला लिया। और तभी वहाँ पे लियू हेमन क्लैन की मास्टर अपीयर होते हुए कहती है कि आप सभी को यहाँ पे अचानक इसलिए बुलाया गया है क्योंकि रिसेंटली वो फायर बीस्ट अपनी अपनी सील्स तोड़ते हुए उन वोल्केनोस से बाहर आने लगे हैं। इसलिए उन फायर बीस्ट की तबाही से बचने के लिए हमारे लियू हेमन क्लैन ने रीमन क्लैन, हुयुन क्लैन और टेंपल ऑफ वार के साथ हाथ मिलाया है। और अब हम सभी क्लैंस एक अलायंस बनाते हुए फायर बर्मा सिटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम सभी मिलकर ज़ुआनवू किंगडम में रहेंगे। ज़ुआनवू किंगडम का नाम सुनकर वो सभी डिसेबल्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ुआनवू किंगडम में तो ऑलरेडी काफी सारे क्लैंस रह रहे थे, इसलिए वो लोग इतनी आसानी से किसी बाहर वाले क्लैन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। और वहाँ जाने का मतलब था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी वार होने वाली है। अपनी मास्टर की ये बात सुनकर मूवैन उनसे ही कहती है, मास्टर जब हम सभी लोग ज़ुआनवू किंगडम में शिफ्ट हो रहे हैं तो फायर बर्निंग किंगडम में हमारे सहारे पे रह रहे उन मोटल्स का क्या होगा? वो मोटल्स अकेले उन फायर बीस्ट का सामना कैसे करेंगे? जिसपे वो लेडी मास्टर बहुत ही एरोगेंट वे में कहती है कि मोटल्स की किस्मत में जो लिखा है उनके साथ वो होना ही है। अगर हम लोग यहाँ पे उनको बचाने बैठे तो हम लोग भी उनके
साथ साथ मारे जाएंगे, इसलिए अभी के लिए तुम सभी लोग मोटर्स को छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने के ऊपर फोकस करो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और सबको अपने ऑर्डर सुनाकर वो लेडी मास्टर वहाँ से चली जाती है, जिसका मतलब था कि लियो हेमन क्लैन ने भी मोटर्स का साथ छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो अभी भी उसी केव के अंदर बैठे हुए जी होंग से मिली हुई वेपन रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था और आज फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो गया था, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड से मिले हुए और साइलेंट टुकड़े को मेल्ट करके उसे अपनी फ्लाइंग सोर्ड के अंदर डाल दिया था और अपनी फ्लाइंग सोर्ड को एक हाई लेवल की सोर्ड के साथ मर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से अब वांग लिन की फ्लाइंग सोर्ड की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में मिले हुए आयरन टुकड़े की वजह से अब वांग लिन की फ्लाइंग सोर्ड के अंदर थंडर की पावर भी आ चुकी थी। तभी वांग लिन की नजर वहाँ पे उस केव के बह जाती है जहाँ पे अब सुबह हो चुकी थी, जो देखकर लिन टाओ गुस्से से कहता है कि लिन टाओ की डेडलाइन एक्सपायर हो गई है। और ये कहकर वांग लिन अपनी सोर्ड लेकर उस डेविल सोल की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो डेविल सोल डर के मारे वांग लिन से दूर भागने लगता है। लेकिन वांग लिन इशारे से उसे अपनी फ्लाइंग सोर्ड के अंदर आने के लिए कहता है, जो देखकर वो डेविल सोल भी चुपचाप उस फ्लाइंग सोर्ड के अंदर चला गया था। उसके बाद हमें उस केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब वो फायर बीस्ट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और जो कोई भी उनके रास्ते में आ रहा था वो उसे खत्म किए जा रहे थे। तभी वांग लिन भी उस केव से बाहर आता है और जैसे ही उन सभी की नजर वांग लिन के ऊपर पड़ती है तो वो सभी काफी तेज से वांग लिन के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उन फायर बीस्ट को अभी भी अपनी किंग की पावर वांग लिन की बॉडी के अंदर से महसूस हो रही थी। लेकिन वांग लिन भी यहाँ पे अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागते भागते अपने मन में कहता है कि अब मैं यहाँ पे और ज्यादा लिन टाओ का वेट नहीं कर सकता, मुझे अब खुद से जितना जल्दी हो सके फायर बर्निंग किंगडम के बॉर्डर तक पहुंचना होगा, क्योंकि अब ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ उन फायर बीस्ट ने जमीन के नीचे से भी वांग लिन को ढूंढ लिया था, इसलिए वो सभी मिलकर वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन के ऊपर अटैक्स करने लगते हैं, जो देखकर वांग लिन भी जमीन से बाहर आते हुए काफी तेज से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो फायर बीस्ट थे कि उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखकर वांग लिन अपनी अभी रिफाइन की हुई न्यू फ्लाइंग सोर्ड से उनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उन फायर बीस्ट के ऊपर वांग लिन के किसी भी अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे उन फायर बीस्ट को बहुत ही गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है कि हो न हो इन फायर बीस्ट की भी कोई न कोई कमजोरी तो जरूर होगी। और ये सब सोचते हुए वांग लिन की नजर उन फायर बीस्ट के फोरहेड के ऊपर पड़ती है और ये देखकर वांग लिन ने अब उन फायर बीस्ट के फोरहेड के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। और वाकई उनके फोरहेड पे लगी हुई वो आंख ही उन फायर बीस्ट की कमजोरी थी। और जैसे ही वांग लिन को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से उन सभी फायर बीस्ट को खत्म करने लगता है। लेकिन इस समय वांग लिन की फ्लाइंग सोर्ड की पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी, जिसकी वजह से वो डेविल सोल बाहर आकर वांग लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ, अगर थोड़ी देर और ऐसा चलता रहा तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। उस डेविल सोल की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे अपनी आई साइट पावर का यूज करके वहाँ से गुजर रहे हजारों कल्टीवेटर्स को देखता है, जिसके अंदर लियो हेमन क्लैन, हुजून क्लैन, टेंपल ऑफ वार और डीमन क्लैन के लोग थे। और उन सभी को देखकर वांग लिन कहता है कि मुझे लगता है मुझे फायर बर्निंग किंगडम के बॉर्डर तक जाने के लिए इन हजारों कल्टीवेटर्स का सहारा लेना होगा। और ये सोचकर वांग लिन वहाँ से काफी तेजी से उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो फायर बीस्ट अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। और जब उन लोगों की नजर वांग लिन के पीछे आ रही उन फायर बीस्ट के ऊपर पड़ती है तो वो वांग लिन को छोड़कर खुद ही उन फायर बीस्ट को रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वांग लिन उस फ्लाइंग बोट में जाने की कोशिश करता है तो जिसपे कुछ कल्टीवेटर्स उसे रोकते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम, जिसपे वांग लिन उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं टेंपल ऑफ वार का डिसेबल ली यंग हूँ। वांग लिन की ये बात सुनकर उन कल्टीवेटर्स की लीडर लड़की अपने एक साथी कल्टीवेटर से कहती है कि इसे टेंपल ऑफ वार के मास्टर के पास ले जाओ और उनसे पूछो क्या ये वाकई टेंपल ऑफ वार का डिसेबल है कि नहीं, और अगर ये टेंपल ऑफ वार का डिसेबल ना निकला तो इसे वहीं के वहीं खत्म कर देना। और जैसे वो कल्टीवेटर वांग लिन को मिलाने के लिए टेंपल ऑफ वार के मास्टर के पास ले जाता है तो तभी अचानक ही वहाँ पे एक टेंपल ऑफ वार की डिसेबल आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे एक विलन की हिम्मत कैसे हुई खुद को हमारा टेंपल ऑफ वार का डिसेबल कहने की। लेकिन वांग लिन ने यहाँ पे उस लड़की के अटैक को ऐसे रोक लिया था जैसे उसके सामने ये अटैक कुछ भी नहीं है, जो देखकर उस लड़की को भी एक झटका लगता है, इसलिए वो पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल अटैक वांग लिन के ऊपर करती है। लेकिन वांग लिन ने सेम पहले की तरह बिना देखे उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और उसी के साथ वांग लिन के अटैक की फोर्स की वजह से वो लड़की भी वहाँ से उड़ते हुए नीचे आ गिरती है। इवन वांग लिन के अटैक की फोर्स की वजह से उस लड़की के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वो लड़की बेहरान होते हुए कहती है कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और तभी वहाँ पे जी होंग आकर लियो हेमन क्लैन के उस कल्टीवेटर को बताता है कि ली यंग वाकई हमारे टेंपल ऑफ वार का डिसेबल है, तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इसे यहाँ तक ले आए। जी होंग की ये बात सुनकर वो कल्टीवेटर उसे ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उस कल्टीवेटर के वहाँ से जाते ही जी होंग वांग लिन से कहता है कि आप सिस्टर फेंग लुआन से तो मिल ही चुके होंगे और मुझे लगता है आपको एक बार फिर से उनसे मिल लेना चाहिए। जिसपे वांग लिन भी हमें अपना सारे हिलाते हुए उससे कहता है ओके मुझे उनके पास ले चलो। जिसके बाद जी होंग वांग लिन को सिस्टर फेंग लुआन की बोट की तरफ ले जाने लगता है और वहाँ जाते हुए जी होंग वांग लिन को बताता है कि लिन टाओ वो कंट्री मैप चुराते चुराते पकड़ा गया है, इसलिए उसे टेंपल ऑफ वार के एंसेस्टर ने बहुत बुरी सजा दी है और उसी के साथ अब वो कंट्री मैप भी खुद एंसेस्टर के हाथों में है। जी होंग की ये बात सुनकर वांग लिन को भी एक झटका लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वो सीधा उसी लेडी एंसेस्टर के पास जाकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है। वांग लिन को दोबारा अपने सीनियर के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। वांग लिन की ये बात सुनकर वो लेडी एंसेस्टर पलटते हुए उससे कहती है वो तो तुम्हारा रियल नेम वांग लिन है। जिसपे वांग लिन कुछ कह पाते उससे पहले वहाँ पे एक और मास्टर ने आते हुए अचानक उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो अटैक वांग लिन को लग पाता उससे पहले उस लेडी मास्टर ने बीच में आते हुए उस मास्टर के अटैक को रोक दिया था। जो देखकर वो मास्टर गुस्से से उस लेडी एंसेस्टर से कहता है कि ये लड़का अपने साथ हजारों फायर बीस्ट को यहाँ तक लाया है, हम लोग बहुत ही मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ
यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन इस लड़के ने एक बार फिर से उन सभी फायर बीस्ट को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, जिसपे वो लेडी एंसेस्टर भी वांग लिन के सामने आते हुए कहती है कि मेरे होते हुए तुम इसे नहीं मार सकते। और उस लेडी एंसेस्टर के ऐसा कहते ही वहाँ पे एक दूसरा एंसेस्टर भी आ जाता है, जो देखकर उस मास्टर को भी अपनी हार माननी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो गुस्से से उस लेडी एंसेस्टर से कहता है तुम भले इसे बचाने की कोशिश कर लो कि ये रियल में मेरा डिसेबल ली यंग नहीं है और ना ही ये मेरे टेंपल ऑफ वार का डिसेबल है, तो इसलिए इसे यहाँ पे रुकने का कोई हक नहीं है। टेंपल ऑफ वार मास्टर की ये बात सुनकर उस लेडी एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वांग लिन से कहती है वांग लिन क्या तुम मेरे डिसेबल बनाना चाहोगे, जिसपे वांग लिन भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है यस मास्टर। ये देखकर टेंपल ऑफ वार का वो मास्टर वहाँ से जाते हुए कहता है जूनियर सिस्टर फेंग लुआन, अब जब तुमने इसे अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर ही लिया है तो मैं अब इसे यहाँ से भेजने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और वैसे भी अभी एक बहुत बड़ी वार होने वाली है, उसमें अभी ये तुम्हारा नया नया बना हुआ डिसेबल जो कि अभी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज पे है, वो तुम्हारी क्या ही हेल्प कर लेगा, बल्कि उल्टा ये तो उस वार में अपने साथ साथ तुम्हारे क्लैन को भी खतरे में डाल देगा। और ये कहकर वो मास्टर वहाँ से चला गया था। जो देखकर सिस्टर फेंग लुआन का सीनियर ब्रदर उससे पूछता है फेंग लुआन तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर सिस्टर फेंग लुआन उसे बताती है कि अगर ये ना होता तो एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में गए हुए हमारे डिसेबल्स कभी भी वहाँ से लौटकर जिंदा वापस नहीं आ पाते, वो लोग अभी जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि अगर ये ना होता तो अब तक तुम्हारी बेटी कब की मर चुकी होती और इसने तुम्हारी बेटी यानी मेरी भतीजी को बचाकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है और उस एहसान के बदले में चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी बहन की ये बात सुनकर उस मास्टर को भी एक झटका लगता है और वो वांग लिन के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ वो वांग लिन को एक जेट क्रिसमैन देते हुए कहता है कि ये एक नेशन सोल लेवल का मैजिक वेपन है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से रिफाइन किया था और आज मैं इसे तुम्हें अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दे रहा हूँ। अगर तुमने इसे रिफाइन करते हुए अच्छी तरह से यूज करना सीख लिया तो तुम बहुत ही आसानी से इस वार में सर्वाइव कर पाओगे। जिसपे वांग लिन भी उस मैजिक वेपन के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसपे एंसेस्टर फेंग लुआन उसे बताती है कि फायर बर्निंग किंगडम तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन जब हम लोग ज़ुआनवू किंगडम में पहुंचेंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है और वहाँ उस बैटल में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, इसलिए मैं वहाँ पे सिर्फ एक बार और ही तुम्हारी जान बचा पाऊंगी जैसे तुमने मेरी भतीजी को बचाया था। और गाइस असल में इसकी भतीजी का नाम ही जी होंग है। एंसेस्टर फेंग लुआन की ये बात सुनकर वांग लिन भी उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से अपनी प्रैक्टिस के लिए जाने लगता है और इसी के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।